तो यहाँ से हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और उस सेगमेंट को हम लोग कर लेते हैं, क्या क्या हमें करना है। और तो सॉइल इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको कल ही हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया, परसों भी हमने डिस्कस किया इस पे काफी। तो लगातार हमारा जो है वो जो सेगमेंट ये ठीक चला। तो यहाँ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सॉइल इज फाउंड इन द ग्राउंड फ्लोर इन द फॉर्म ऑफ द थिन लेयर। तो इस पे हम लोग काफी जो है अपनी बात कर ही चुके हैं। सॉइल क्या होता है? तो मिट्टी की परत होती है, एक बहुत पतली परपटी, जहां पर जो चट्टानी तंत्र होता है। मुझे हाँ ना बोलते जाना जो नहीं समझ में आया कि हाँ सर ये मेरे को नहीं आया, क्योंकि ये सब चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और इसके बारे में पहले भी बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुका हूं। तो कोई इसमें नई चीज पढ़ाने के लिए नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जो चट्टानें होती हैं, जैसे हमारी अवसादी चट्टान है, हमारी आग्नेय चट्टान है, हमारी रूपांतरित चट्टान है, इस पे जब अपक्षय और अपरदन यानी कि इरोजन, ये अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है, यानी वेदरिंग और इरोजन का जब प्रोसेस होता है, तो चट्टान टूटती है। जैसे पिंड विच्छेदन होता है, सॉइल एक्सफोलिएशन होता है। ठीक है, तो ये सब ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैं आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ, जीएस में भी पढ़ा चुका हूँ। ये बेसिक चीजें। तो चट्टान जैसे गर्म हुई, तो गर्म होने के बाद हल्का सा मैं बता देता हूँ, तो जब गर्म होती है तो वो प्रसारित होती है। कोई चीज जब हीटअप होती है तो वो एक्सपेंड होती है, फिर जब वो ठंडी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो लगातार ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन यानी प्रसार होने और सिकुड़ने की वजह से ये जो है वो क्या हुआ, चट्टानें लूज कर जाती हैं। जो उसके जो कण है वो लगातार क्या होते हैं, जैसे आप रबर बैंड यूज करते हैं, जो महिलाएं घरों में आपने देखा होगा बालों में वो जो रबर बैंड लगाते हैं, या घर में हम जो नोट की गड्डी पे या वो पॉलिथीन बांधने के लिए हम जो रबर बैंड लगाते हैं, जब व्हेन वी यूज इट अगेन एंड अगेन, तो वो अपनी इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता को खो बैठता है, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको खो बैठता है। तो सेम यही चट्टानों के साथ होता है। व्हेन देयर इज लॉट ऑफ रिपीटिंग एंड रिपीटिंग ऑफ द एक्सपेंशन, वहां पर उसका प्रसार हो रहा है, सिकुड़न हो रही है, तो वो पार्टिकल जो है वो मूल पिंड को यानी कि जो मास है उसको छोड़ देता है, टूट के अलग हो जाता है। जब वो टूट के अलग हो जाता है तो वो महीन कणों में धीरे धीरे परिवर्तित होता चला जाता है। ये आपका भौतिक जो है वो अपरदन हो गया, भौतिक अपक्षय हो गया, यानी कि जो है फिजिकल वेदरिंग हो गई। इसी तरह जब तुषार क्रिया होती है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, तो चट्टानों के बीच में कई ठंडी जगह पर पानी भर गया। तो पानी भर गया, रात के समय जब बहुत ठंडा हुआ तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो गया। बर्फ में जब कन्वर्ट हो गया तो मैंने आपको बताया था कि जब वाटर कन्वर्ट इनटू द आइस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय द 10%। तो जब कोई भी जल जो है वो बर्फ में कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है, तो उसका वॉल्यूम 10% बढ़ जाता है। अब वो क्या करेगा, चट्टानों की दरारों को बाहर की तरफ ढकेलेगा। लोहे के पाइप तक फट जाते हैं, उसमें इतना ताकत होती है। तो वो क्या होगा, जब उसका आयतन बढ़ेगा तो वो चट्टानों को जो है वो ढकेलेगा और चट्टानें क्रैक हो जाएंगी, टूट जाएंगी। धीरे धीरे ये प्रोसेस जो है लाखों करोड़ों साल चलता है और धीरे धीरे जो चट्टान है वो महीन कणों में बदलता चला जाता है। तो अपक्षय होता है, अपक्षय के बाद अपरदन यानी इरोजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इरोजन में जो नदियां हैं वो पानी बहाते लेके जाता है, कणों को महीन महीन बारीक कणों में जो है वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा। वायु यानी विंड लेकर जाएगा, समुद्री हवाएं लेकर जाएंगी, ग्लेशियर्स अपने साथ लेकर चलते हैं। तो धीरे धीरे वो उनकी घिसाई होती है और वो महीन कणों में परिवर्तित होकर एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ डेनुडेशन। इसे अनाच्छादन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोगों को, अनाच्छादन प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें वेदरिंग, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सब कुछ शामिल होता है। यानी कि जो है वो अपक्षय होना, तो यहां पर जो है वो अपक्षय, अपरदन, और इसके बाद जो है वो कहीं उसको ले जाया जाता है और निक्षेपित हो जाता है। जैसे कि मैंने कल जलोढ़ के बारे में बताया था, तो एलुवियल सॉइल क्या हुआ, तो वो नदियों के द्वारा लाया गया जलोढ़ से बिछाया गया। भारत के सबसे बड़े भूभाग पे 42% भूभाग पे जो है वो जलोढ़ मृदा है, हमारी एलुवियल सॉइल है। तो दैट इज अ डोमिनेंस, हमारे पूरे लैंड का सबसे बड़ा डोमिनेंस फैक्टर है, सबसे प्रभावशाली कारक में से एक माना जाता है। सो इसकी वजह से जो है वो मिट्टी की ऊपरी परत तैयार होती है। इसका दूसरा संबंध ढाल के साथ होता है, कल बताया था आपको। ढाल ज्यादा होगी तो मिट्टी क्रीप करके यानी खिसकते हुए नीचे आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि ढाल जितनी कम होगी, न्यूनतम होगी, शून्य होगी, उतना ही ज्यादा मिट्टी की परत जो है वो जमती चली जाएगी। ये आपने भी देखा होगा, बहुत सिंपल सा फंडा है कि ढाल पे लुढ़कन होती है, वो फिसलन होती है, स्लाइडिंग होती है, तो वहां पर मिट्टी जम नहीं पाती है, जैसे आपने देखा होगा। और जहां पर बिल्कुल ढाल कम हो जाती है वहां पर अब परत पर गाद जमनी शुरू हो जाती है, तो वो सॉइल उतनी रिच होती चली जाती है। जैसे जैसे रिच होती चली जाएगी उसमें तमाम तरह के जो मैंने कल बताया था, ह्यूमस, कार्बनिक तत्व, जो कार्बन सॉइल है, सॉइल कार्बन, एसओसी, वो भी इसमें आने शुरू हो जाएंगे और मिट्टी धीरे धीरे उर्वरक होती चली जाएगी। क्लियर है? यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। अब अगला जो वर्ड है, जैसे कि पहला हमारा इरोजन हो गया, इसके बाद होता है मेलानाइजेशन।
ठीक है। मेलानिन का मतलब होता है त्वचा के रंग का धूसर होना गाढ़ा, जैसे हमने देखा हमें तिल हो जाते हैं कई बार धूप में रहने पे, या धूप में रहने पे जैसे कोई गाड़ी, तो आपने देखा होगा कि त्वचा गहरी रंग की हो जाती है, जो है वो काले रंग की हो जाती है उसमें। तो क्या होता है कि जो सन का जो प्रभाव होता है हमारी बॉडी में, मेलानिन कैसे होता है, तो ये वर्ड वहीं से आया है, मेलानाइजेशन। तो मेलानिन का जो काम होता है, जैसे आप लोग सनस्क्रीन लगाते होंगे, या आपने देखा होगा हम त्वचा को ढक के चलते हैं, या जो लड़के लड़कियां स्कूटी चलाते हैं तो वो दस्ताने वस्ताने आजकल पहनने लगे हैं, क्योंकि फिर यहां तक क्या होता है, हाफ शर्ट होती है तो यहां तक जो है वो कलर दूसरा हो जाता है और यहां लाइन बन के दूसरा कलर होता है। बेसिकली क्या होता है, सूर्य के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए, जो हार्म इफेक्ट ऑफ द सन रे है, उसको कम करने के लिए हमारी बॉडी में मेलानिन होता है। तो मेलानिन बड़ा गाढ़े कलर का होता है, वो इकट्ठा हो जाता है, वो सूर्य के प्रभाव से लड़ने के लिए इकट्ठा हो जाता है। नतीजा क्या होता है, ये प्रक्रिया अगर बार बार और लंबे समय तक होती है तो फिर वहां पर वो निशान पड़ जाते हैं, ठीक है, वो त्वचा डार्क कलर की हो जाती है। जैसे अफ्रीकन बहुत ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज होते हैं, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में होते हैं, तो उनका त्वचा का कलर बहुत डार्क होता है। इसी तरह जैसे हमें तिल हो जाते हैं या त्वचा का रंग डार्क हो जाता है, तो ये मेलानिन की वजह से होता है। ये प्रक्रिया मिट्टी में होती है, लेकिन मिट्टी में क्या होता है कि जब लंबे समय तक मिट्टी बहुत मैच्योर हो गई, जैसे प्रेरी की मिट्टी हो गई, शर्नोवेल की जो मिट्टी हो गई, तो ये मिट्टी क्या होती है, समय के साथ साथ बिल्कुल काले रंग की हो जाती है, उसमें गाढ़े रंग की हो जाती है। तो ये उसकी मैच्योरिटी और उसमें ऑर्गेनिक मैटर की, एक तो मिट्टी डीपनिंग है, डीपनिंग मतलब बहुत ही ज्यादा गहरी मिट्टी है। गहरी मिट्टी का मतलब उसमें कई परतों का निर्माण हो चुका है, लंबे समय तक उसमें जो है वो वहां से मिट्टी को हटाया नहीं गया है, जैसे कि प्रेरी प्रदेशों में होता है, जैसे रशिया में शर्नोवेल में होता है, जो क्या नाम है, सॉइल है, शर्नोजेम सॉइल, शर्नोजेम बोलते हैं उसको। तो वहां पर जो है वो, यहां पर जो है मिट्टी का कलर बड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो इसको मेलानाइजेशन कहते हैं, यानी कि वो जो है वो मृदा का गहरा रंग होना। तो ये, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है, जैसे अब प्रेरी प्रदेशों में हो गया तो वहां वनस्पतियों का प्रभाव आ जाता है। ऐसे ही शर्नोजेम मिट्टी जो है, शर्नोजेम की मिट्टी इज इक्वल टू द रेगुर मिट्टी, जैसे भारत की जो रेगुर या ब्लैक सॉइल होती है और शर्नोजेम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रेगुर के समतुल्य संसार में दूसरी कौन सी मिट्टी है, इक्विवेलेंट टू द रेगुर विच सॉइल इज फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज शर्नोजेम। ठीक है, तो शर्नोजेम सॉइल जो होती है वो रशिया के क्षेत्र में पाई जाती है, वो बिल्कुल ही काली कपासी मिट्टी के रूप में वो भी होती है, जस्ट इक्वल टू द रेगुर, काली ब्लैक सॉइल। ठीक है, यस। तो ये हमारा सेगमेंट हो गया मेलानाइजेशन। फिर कैल्सिफिकेशन पढ़ा था, ऑब्वियस सी बात है, कैल्सिफिकेशन का मतलब होता है उसमें जो लाइम यानी चूने की मात्रा का प्रवेश कर जाना। तो आपको पता है कि जब मैंने अपक्षय की प्रक्रिया आपको बताई थी खास तौर पे, तो जब वेदरिंग पढ़ा था तो उसमें केमिकल वेदरिंग पढ़ाया था, और केमिकल वेदरिंग के मेरे ख्याल से 4 प्रोसेस होते हैं, मेरे ख्याल से होते ही हैं वो 4 प्रोसेस। तुम्हारे ख्याल से वो चारों के नाम क्या होने चाहिए? पूछूं कि ना पूछूं? जाने दो, फिर वही होगा, वो जांग से टाइम बहुत लगाते हैं। तो 4 प्रक्रियाएं होती, मैं ही बता देता हूं। ऑक्सीडेशन, आपका मन करे तो आप टाइप में करना चाहो तो कर दो। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया है, कार्बोनेटीकरण की प्रक्रिया है, घोलन की प्रक्रिया है और विलयन की प्रक्रिया है। यानी कि ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन और सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ये 4 प्रोसेस हमारे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो चूने की चट्टानें, मैंने आपको कास्ट टोपोग्राफी के बारे में बताया था। कास्ट टोपोग्राफी ज्योग्राफी में जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर जो चूने की चट्टानें, आपने देखा चूना बड़ी तेजी के साथ पानी के साथ जो है घुलित हो जाता है, या पानी जो है उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है अगर बड़ी चट्टानें है तो उसमें जो है ये प्रक्रिया पाई जाती है। घोलन की भी प्रक्रिया होती है और साथ में इसमें जो है वो कार्बोनेटीकरण जो है इसमें सबसे प्रभावशाली होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें जो है वाटर के साथ जो है वो एक रिएक्शन कर लेती हैं। तो यहां पर भी वही चीज होती है कि जैसे उन क्षेत्रों में जहां पर जो है वो सेल एक्शन, कैल्शियम की एबेंडेंस है, जहां पर कैल्शियम पाया जा रहा है, चूने की चट्टानें हैं, कास्ट टोपोग्राफी है, जो प्राचीन जो पहले का जो युगोस्लाविया था वहां पर इस तरह की टोपोग्राफी पाई जाती थी बहुत ज्यादा। जर्मनी में या जहां पर भी चूने की चट्टानों का जो है क्षेत्र, जैसे अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आपको इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होता है कि वहां मिट्टी में चूने की मात्रा बढ़ जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडोकल सॉइल। इसको क्या बोलते हैं? पेडोकल मृदा। तो पेडोकल सॉइल ये होती है, इसमें चूना जो है मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है, चूने का मतलब, लाइम का मतलब कैल्शियम, तो उसमें जो है मिट्टी के साथ वो मिल जाता है। ठीक है, अपर सरफेस में मिलता चला जाता है, और उसको हम लोग कैल्सिफिकेशन यानी कि जो है वो कैल्शियमीकरण कहते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? पेडोकल सॉइल बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ, याद रखिएगा। तो पेडोकल्स और क्लासिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन दोनों सेम प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला है ग्लेजिंग प्रोसेस। तो जैसा नाम पता है कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब अपरदन हम कर रहे होते हैं तो उसमें नदी, वायु, ग्लेशियस बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ऐसा होता है ग्लेजिंग प्रोसेस में कि जैसे जो ह्यूमस होता है
जैसे पेड़ पौधे पौधे जानवर का शव, कुछ भी ऐसे चीजें जो ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोजिशन के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है वो एटमॉस्फियर हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, गर्म और आर्द्र होना चाहिए। तो गर्म और आर्द्र में क्या होता है, जो आपकी बैक्टीरियल प्रोसेस होता है वो बहुत तेज हो जाता है। एग्जांपल लिया था मैंने आपसे कि टमाटर है, तो टमाटर बरसात के दिनों में उसमें फंगस बहुत तेज लगती है, जाड़े में नहीं खराब। गर्मी में क्या होगा, टमाटर सूख जाएगा अंदर ही अंदर, उसका सारा रस सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ऊपर पपड़ी पड़ जाएगी। अगर आप लोग किचन विचन में बड़े ध्यान से ये सब चीजें देखते हैं तो एनालाइज करते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में आप देखेंगे टमाटर में कीड़े पड़ जाते हैं, टमाटर के ऊपर फंगस सफेद रंग का लग जाता है। ऐसे ही ब्रेड के साथ होता है, ब्रेड में फंगस लग जाती है, ब्रेड सड़ने लगती है, और आपने देखा होगा उसके ऊपर जो है वो एक जो है वो पर्पल कलर, ब्लू कलर, बैगनी कलर का साइड साइड में फफूंदी आनी शुरू हो जाती है। यानी बरसात के दिनों में क्या होता है, बरसात में ह्यूमिडिटी और जो हमारी आर्द्रता और हमारी गर्मी, वार्मनेस दोनों ज्यादा होती है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए, फंगल एक्टिविटी के लिए ये स्वर्ग के समान होती है। तो ह्यूमस के केस में भी ऐसा ही होता है। ह्यूमस में जनरली हम ये पाते हैं कि उन जगहों पर जहां उष्ण और आर्द्र जलवायु है, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि ह्यूमस बड़ी तेजी से आता है और खत्म हो जाता है, ठीक है, मतलब उसको जो है वो डिकम्पोज किया जाता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी होती है, बहुत ही जैसे बहुत जाड़ा पड़ा, आपने देखा होगा जाड़े में जल्दी ना खाना खराब होता है, न उसमें से बदबू आती है, न सब्जियां खराब होती हैं, बाहर भी रख दो अगर जाड़े के दिनों में तो नहीं होता, ठीक है, सिंपल सा, बिकॉज ऑफ कि जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होता है वहां पर बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लगिश हो जाती है, वहां पर जो है वो बैक्टीरियल क्रियाविधियां बहुत धीमे पड़ जाती हैं। तो ये बेसिकली इन दिस प्रोसेस द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इज नॉट पॉसिबल एंड द एक्शन ऑफ रिडक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू विच ब्लू ब्राउन स्पॉट्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच इज अ स्पेशलिटी ऑफ द टुंड्रा रीजन, बट ड्यू टू द लैक ऑफ फेवरेबल ड्रेनेज ऑफ वाटर इट्स ऑल्सो वर्क्स इन अदर एरिया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अब ऐसे क्षेत्र जहां बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जमीन बर्फ से ढकी पड़ी है, आइस है, टुंड्रा रीजन का जो सेगमेंट जैसे आप जानते हैं कि वो क्या होता है, वो इसको परमाफ्रॉस्ट रीजन भी बोलते हैं और उसको शीत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तो बेसिक चीजें आपको बता ही चुका हूं। तो क्या होता है कि वहां बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। अब देखो, ये चीजें सीखने के लिए आपको टुंड्रा जाने की जरूरत नहीं, अपने किचन में जाने की जरूरत है, सिंपल बिहेवियर देखने की जरूरत है कि क्या होता है जाड़ों में। आप देखिए, अभी गर्मी के दिनों में आप जो तेजी से गर्मी पड़ रही है, बरसात के दिनों में आप जो है रात में सब्जी आप डाइनिंग टेबल पे भूल जाइए, सुबह उसमें महक आने लगती है, ठीक है, या कोई चीज है। लेकिन जाड़े के दिनों में आप देखेंगे वो फ्रेश रहता है, ठीक है। हमारा फ्रिज क्या काम करता है, वही तो काम करता है, वो चीजों को ठंडा करके, टेम्परेचर डाउन करके बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोक देता है। तो आपकी सब्जियां, दूध, ये सब थोड़ा लंबे समय तक टिक जाते हैं। सिंपल यही तो फ्रिज का काम होता है और कुछ उसका और कोई दूसरा काम नहीं है, ठीक है। तो अब यहां सिंपल हमें फंडा ये दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर तापमान बहुत नीचे है, तापमान बहुत कम है, टेम्परेचर कम है, वहां बैक्टीरियल एक्टिविटी स्लगिश हो जाएगी। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी जब स्लगिश हो जाएगी तो वहां ह्यूमस कन्वर्ट ही नहीं होगा। मैंने आपको बताया था ह्यूमस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, ह्यूमन इज अ ट्रांजिशन प्रोडक्ट। जब कोई पेड़ पौधे पत्तियां सड़ रही होती हैं तो मैटर इज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द एनर्जी, ठीक है। सड़ रही होती है, सड़ चुकी नहीं होती। जब सड़ रही होती हैं, डिकम्पोज, सड़ना इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, ये तो हम जनरल यूज कर रहे हैं, दैट इज अ डिकम्पोज जब हो रही होती है, अपघटित जब हो रही होती हैं, हो रही होती हैं, इज इन द प्रोसेस। कई बार इंटरव्यू में ये ऑप्शनल के बच्चे से पूछ लिया गया था, फंस गया था वो यहां पे कि सर दिस इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। उसने ये बोल दिया कि उसने पूछा, एग्जामिनर ने पूछा व्हाट इज अ ह्यूमस, तो उसने बोला सर दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, की मतलब उसने कहा कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट मैंने हमेशा कहा था, एनर्जी एंड मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी कट, और ये प्रकृति का नियम है, इफ दिस इज द मैटर इट मस्ट बी कन्वर्ट इनटू द एनर्जी, इफ इट इज नॉट ऑर्गेनिक। और चूंकि ऑर्गेनिक है तो ये प्रकृति के नियमों को पालन करेगा, सिर्फ मनुष्य की बनाई चीजें जो है उसको पालन नहीं करेंगे और कोई चीज नहीं है। तो मेरा वो पहली क्लास से जो सिद्धांत चला आ रहा था वो आज भी उतना ही शाश्वत बना हुआ है। तो उसने एक बड़ी गलती कर दी, उसने ह्यूमस को फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अरे एक मुझे बात बताओ बेटा, तुम्हारे अपने घर में गमले उमले तुमने लगाया होगा कई बार पेड़ पौधे, तो मुझे एक छोटी सी चीज बताओ कि जब तुम इस बार खाद वाद कभी डाले हो, मान लो खेती बागबानी देखा होगा, घर में गमले लगाए होंगे, तो एक बार जब तुम खाद डाल देते हो तो 5-6 महीने बाद दोबारा खाद डालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने उसमें जो है गोबर ओबर की खाद या ऑर्गेनिक खाद, केचुए की खाद, कुछ भी आपने उसमें डाला। अगर आप लोगों ने गमले भी अपने लगाया, खेत नहीं किया, शहरों में रहने वाले हो या गांव में गए तो तुमने उसमें जो है वो आपने देखा होगा ले आके जो है वो गोबर की खाद वाद डाल देते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ समय बाद वो चला कहां जाता है? इफ दिस इज द ह्यूमस इज द फाइनल प्रोडक्ट, इट मस्ट बी स्टे ओवर देयर, इट मस्ट बी स्टे इन द इकोसिस्टम। तो यहां ध्यान रखना, इंटरव्यू में कई बार छोटी छोटी चीजें आपको फंसा ले जाती हैं। इसीलिए मैं हर स्टेप को, ज्योग्राफी मेरे लिए सिर्फ मेंस नहीं है कि मैं तुम्हें जो है 500 नंबर का पढ़ा के और पैसा लेके भाग जाऊं, ये मेरे लिए प्री भी है, ये मेरे लिए जीएस मेंस भी है। मुझे पता है ये आपको सेलेक्ट करा देगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टूडेंट मैं क्यों टाइम ले रहा हूं?
बहुत से बच्चे मेरा ये विजन ही शायद भूल गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा, या वो मानते हैं कि उनको ना मेंस देना है ना घंटा इंटरव्यू में पहुंचना है उनको। ठीक है, वो मान चुके हैं कि वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए उनको पढ़ाई करनी है, आगे चलकर वो इनका। क्योंकि मैं डे वन से बता रहा हूं कि मैं 800 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, 500 नंबर। मैं तुमसे पैसा 500 नंबर का लिया मैंने भाई, मेरी ईमानदारी इतनी कि मैंने उसके लिए। लेकिन मैं प्री का भी क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं, मेंस का भी क्वेश्चन बताता हूं, ऑप्शनल के साथ साथ इंटरव्यू में क्वेश्चन कहां पड़ेगा, चारों स्टेप के क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्योग्राफी 800 नंबर की है, 500 नंबर की है ही नहीं है। ज्योग्राफी ऑप्शन से 243 में आज शेयर कर देता हूं ना, अखबार में आया हुआ है। 243 सिलेक्शन दिया है इसने ज्योग्राफी ने, तमीज से पढ़ तो लो, इसको ढंग से पढ़ लो। तो प्री में तुम्हें 28 क्वेश्चन, 22 से 28 क्वेश्चन दे देगा प्री के। मेंस में तुम्हें पता है पेपर 1 पेपर 3 दोनों इसमें जो है पूरा एग्रीकल्चर का पार्ट ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो वहां 150 नंबर तुम्हारे वहां जो है 200 नंबर तक चले जाएंगे। अपना ऑप्शनल तो है 500 नंबर का। फिर इंटरव्यू में भी तुम्हें जो है जियो पॉलिटिक्स से जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आज की डेट में जितने भी आपके कोई जानने वाला जिसने इंटरव्यू दिया उससे पूछो, 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जियो पॉलिटिक्स पे पूछ रहे हैं। तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा पार्ट है, तुम्हारे सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर आपको डिस्कशन करनी है। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरियाज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हर जगह आपको नंबर दे रहा है, हर स्टेज पे नंबर दे रहा है, प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह दे रहा है। तो उसको उतनी संजीदगी से पढ़ लेना, इसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, इसको पढ़ लेना। मैंने डे वन से अपना व्यू यही रखा था, इसीलिए मुझे समय लगा। जो लोग मुझे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि आप जो है वो झूठ बोला आपने, ऐसे ऐसे मैसेज आए थे, हालांकि वो क्लास में नहीं है, ये मेरी बीमारी के समय इन्होंने मैसेज किए थे मुझे, जब मैं बेड पे था तब इन्होंने मुझे मैसेज किए थे। लेकिन आज वो क्लास में नहीं है। मजेदार बात है, उन्होंने कहा था क्लास कब शुरू होगी, कब, इतनी बार मैसेज किए थे मुझे कि ये होता है वो होता है, मेरा समय बर्बाद हुआ। हालांकि उनको देना 2023 में, उनका समय पूरा बर्बाद हो गया। तो मैं डे वन से मैं बताता चला रहा था कि मैं ज्योग्राफी 800 नंबर के लिए पढ़ा रहा हूं, और अगर इसको उतनी संजीदगी से पढ़ लिया, ठीक है, मैं अभी एक सीरीज शुरू करूंगा, आप देखोगे मेरे नोट्स के बाहर जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा मेंस का, ना पेपर 1 का ना पेपर 3 का, ये तुम देख लेना। ठीक है, उसमें कोई क्वेश्चन निकलेगा नहीं, और मैं इसका सीरीज बना चुका हूं। ठीक है, मैं जल्दी उसको अपलोड करा दूंगा, मैं ये सीरीज ही बना चुका हूं। मैं अभी आजकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पे ही काम कर रहा हूं। तो आप उसको जो है वो देखना कि 800 नंबर के लिए मैं पढ़ाया, इसलिए मुझे थोड़ा समय ज्यादा लगा। लालच नहीं थी कि मैं इसके लिए पैसा अलग से ले लूं, नहीं, कोई बात नहीं है, स्टूडेंट हो मेरे, ले जाओ। बस इतना चाहता हूं कि अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ज्योग्राफी में कोई तुम्हें चैलेंज ना कर सके। अच्छा लगता है, मेरे पास 2 पीएचडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी से पीएचडी कर रहे हैं भाई, और आज वो मेरे स्टूडेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा भाई कि वो मेरी चीजों की वैल्यू करते हैं। वो पीएचडी कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोलॉजी में, और मेरे साथ वो पढ़ने आए। अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने संजीदा बच्चे भी जो है वो वैल्यू समझते हैं। बट कुछ बच्चे हैं, तो यहां ध्यान रखना कि चीजों के पीछे लॉजिक होता है। तो हमने क्या सीखा कि भाई वो जो है वो क्या होता है कि ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होता। ये छोटा सा क्वेश्चन लॉजिक बना, तो ह्यूमस इज अ ट्रांजिशन फेज, नॉट द फाइनल पोजीशन। फाइनल में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर चला गया, खत्म हो गया, उसको उसका डेस्टिनी ही है। क्योंकि मैंने बताया था यहीं से बैलेंस आपका इको, जो आपका होम्योस्टैसिस बताया था, वो यहीं से आएगा। द मैटर कन्वर्ट इनटू द एनर्जी विच इज द फाइनल द प्रोसेस गोइंग टू कंप्लीट। सो ह्यूमस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, इट इज द ट्रांजिशन फेज। ठीक है, ये आज बना है, कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रोसेस। इसने बैक्टीरियल एक्टिविटी को एनहांस किया। बैक्टीरियल एक्टिविटी यानी कि जैविक क्रियाओं की वजह से जो है मृदा में एरिनेशन बढ़ा, उनके जो है वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ी। फर्टिलिटी बढ़ने के आफ्टर अ टाइम स्पेन वो एनर्जी साइकिल में कन्वर्ट हो गया। और ये आपने भी अपनी प्रैक्टिस देखी होगी, वो खाद गायब हो जाती कुछ समय बाद। ठीक है, डन। तो ये ग्लेजिंग प्रोसेस हो गया। तो ग्लेशियाइटेशन यानी कि ग्लेशियरीकरण जो है, जहां पर पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वहां उसके साथ जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है स्लगिश कर दिया है, रोक दिया है। उसकी वजह से ह्यूमस जो है वो अब डिकम्पोज नहीं होगा। तो डिकम्पोज नहीं होगा तो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो यहां पर मिट्टी की गुण क्या होगा, अभी आप बता दो। जब वहां ह्यूमस कंटेंट यानी कार्बनिक तत्व जो होते हैं वो जब नहीं सड़ रहे होते हैं, सड़ने का मतलब डिकम्पोज नहीं हो रहे होते, अब घटित नहीं हो रहे होते हैं, तो वो अम्लीय हो जाते हैं। उसके पास बात है, वो एसिडिक हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान दिया होगा। जो सिरका वेनेगर होता है, मैं पहले भी अपनी दादी वाला एग्जांपल लिया है, सिरका वाला एग्जांपल भी लिया है। तो सिरका क्या होता है, सिरका उन चीजों का फर्मेंटेशन ही तो होता है, सड़ाना ही तो होता है। उसमें जो गन्ने का रस होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है। जो उसके अंदर जैसे दादी टमाटर डालती थी, परवल डालती थी, मिर्च डालती थी, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजरता है।
तो क्या होता था, जब वो इसकी जो किण्वन प्रक्रिया यानी कि इसके सड़ने का जो दर थी वो बहुत स्लगिश कर देती थी, वो ड्यू टू उसको एरिनेशन को रोक देती थी, उसको पूरा पैक कर देती थी। ठीक है, अब वो प्रोसेस साइंटिफिकली समझ में आ रहा, उस समय तो बस यही होता था कि खुल जाए, हाँ बस महक नाक में चली जाए, बस यही इतना ही बहुत था। लेकिन अब उसका जो है वो साइंटिफिक प्रोसेस समझ में आता है। तो उस दौरान क्या होता है, एसिडिटी वहां पर बढ़ जाती है। जब कोई चीज डिकम्पोज नहीं हो रही है और वो वहां रुकी है, तो वो एसिडिटी यानी अम्लीयता को बढ़ा देगी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां की सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये उसके बेसिस पे इसका डिडक्शन है। ये कल ही हम लोगों ने बात किया, कुछ इसमें है नहीं यार, वही एलुवियल, ब्लैक, लेटराइट, माउंटेन, ड्राई एंड डेजर्ट, सैलाइन, पीट एंड मार्सी सॉइल। मार्सी का मतलब होता है दलदली, जहां पर जो है कीचड़ आकर जो जुड़ जाता है। पीट मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन सॉइल होता है उसके फुट हिल्स में जब उसमें कॉन्ग्लोमरेट, कंकड़ वंकड़ आकर जुड़ जाते हैं, तो वहां पर एक पीट सॉइल का जन्म होता है, जहां चूने भी आकर मिल जाता है। तो ये भारत का मैप है, इसको देखते रहना, मैंने पहले भी क्लास में दे रखा है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है वो हमने देखा गंगा के मैदान के पास जो जलोढ़ है उसका जो सबसे बड़ा डोमिनेंस है। एलुवियल सॉइल है भारत के 42% हिस्से पे। हम ये देखिए पूरा ये हिस्सा जो हमारा एलुवियल सॉइल का हिस्सा है, क्योंकि गंगा सबसे बड़ी नदी है, 25-25 किलोमीटर बहती है, 2525 किलोमीटर, और ट्रिब्यूटरीज का उसका जो थाला बेसिन है वो सबसे बड़ा है। तो उसके द्वारा जो है वो बड़ी मात्रा में जल का प्रवाह किया जाता है, जिसकी वजह से भारत के पूरे मैदानी इलाके में जो है वो सबसे बड़ा जलोढ़ लाकर वो बिछाती है। ऐसा प्रभाव में अन्य जगह पे भी देखा जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट सॉइल हो गया, रेड सॉइल, जैसे कि हमें जाता है अब भाई ये हमारा जो पूरा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। तो ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, छोटा नागपुर पठार तक जो है वो विस्तार है, बुंदेलखंड तक, तो हमें पता है यहां लोहा पाया जाता है। ये कुडप्पा, धारवाड़, छोटा नागपुर पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड का जो इलाका है वो ये पूरा जो है वो लौह यानी कि लौह अयस्कों के विस्तार के रूप में यानी कि आयरन ओर्स के रूप में पाया जाता है। तो आयरन ओर जब वेदर्ड होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑक्सीडाइज होगा तो रेड एंड येलो कलर में जाएगा। रेड कलर नेचुरल है, जहां पर हमें ड्राई सीजन हमें देखने को मिल रहा है। येलो जहां लीचिंग ज्यादा हो रही है, तो जो लाल कलर है वो छन के नीचे चला जा रहा है, उसके जो खनिज है वो नीचे चले जा रहे हैं, दैट इज नोन एज येलो सॉइल। बेसिक उसको कहते हैं, ये बेसिक दोनों का डिफरेंस है, वेदर क्लाइमेटिक डिफरेंस है। कल मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं। क्या मुझे यहां पर कुछ करने की जरूरत है, हाँ या ना बता दो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। कोई हो बाद में कह रहे वो तो बहुत जल्दी में पढ़ा दिए थे। सॉइल कंपोजिशन कल बात हुई थी, इस पे बात हो गई थी। एक अच्छी जो मृदा होती है उसमें 45% मिनरल, याद होगा, सब पढ़ा चुका हूं, नहीं अगर याद आ रहा है तो फिर से सुन लो। एक अच्छी जो मृदा होती है उसमें वायु के लिए, मिनरल के लिए, खनिजों के लिए और ऑर्गेनिक यानी कि जो अभी ह्यूमस का है उसके कंपोनेंट के लिए जगह होनी चाहिए। 3 फैक्टर होते हैं, मिनरल के लिए 45%, ऑर्गेनिक के लिए 5% और वायु के लिए जो है लगभग 30%, या कई बार जब ताजी जो है जुताई जब हो रही होती है, प्लॉ हो रहा होता है, तो वो 50% तक एरेनेशन प्रोसेस के लिए जगह चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि मिनरल मैटर इतना होना चाहिए, सॉइल सॉल्यूशन इतना होना चाहिए, इसमें जो जल आ रहा होता है या अन्य प्रकार के जो खनिज घुलित जो है जो सॉल्यूशन के रूप में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंपोजिशन होता है, ये आदर्श मृदा होती है। जब ये एयर पोर भर जाता है, जब आप एक्सेसिव इरिगेशन कर देते हैं, जो पानी नहीं हमारे यहां सिस्टम चलता है लबालब खेत भर देना, या जहां पर पानी वाटर लॉक करता है तो वहां पर क्या होता है पानी रुक जाता है, तो उससे क्या होता है बहुत नुकसान होता है। तो ये जो एरिनेशन प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है और जड़ें जो होती हैं वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करती, या हवा में जो है और भी वायु के जो गुण है जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया वो सारी रुक जाती है। इसीलिए समय समय पर आपने देखा होगा जो किसान प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है कि जैसे जब खेत में सिंचाई कर दी जाती है और पानी जब सूख जाता है तो आपने देखा होगा किसान का पूरा परिवार खुरपी, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है खोदने के लिए, खुरपी बोलते हैं, खुरपा, तो उसमें क्या होता है कि वो लेके और मिट्टी की जो एक परत होती है उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, घास को जो वीड्स हैं उसको जो है वो निकाल के बाहर फेंकते रहते हैं और ऊपर की परत को फिर से वो जो है वो क्या करते हैं सिंपल प्रोसेस में, चूंकि अब तो उसमें हल नहीं चला सकते तो वो खुरपी उर्पी लेकर या छोटी सी कुदाल आती थी, एक फावड़ा होता है कुदाल होता है, अगर आप लोगों ने खेती जानते हैं, फावड़ा थोड़ा चौड़ा होता है, कुदाल एक जो है वो किया था, कुदाल जो है वो पतली होती है, ठीक है, ये एक ऐसे जैसे इतना हाथ की ये चौड़ाई है इतनी पतली होती है, तो ये क्या होता है वो फसल के बीच में जा जाके वो वाटर उसको जो मिट्टी है उसको वहां पे उसको हल्का हल्का खोद देते थे ताकि उसमें एरेनेशन प्रोसेस बना रहे। डन। तो ये बेसिक प्रैक्टिसेस है हमारे आसपास हो रही है, उनका मैं बस साइंटिफिक पीपीटी, हमारा किसान पीपीटी नहीं करता, वो काम करता है, बट दिस इज ये पीपीटी के थ्रू वही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। चलें आगे, चलें। सोशल फॉरेस्ट्री, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा मजेदार सा है कि वनों को हमें पता चला कि वही वन हमारे जीवन का सबसे आधार है। वृक्ष एक खास तरह का इकोसिस्टम होता है, जैसे अभी अमृता ने 2-3 दिन पहले या किसी ने कहा था वो जल वाला, तो मैंने उसका जवाब दिया था। तो बेसिकली वन एक खास तरह का इकोसिस्टम होता है
और हमें पता है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय संधियों के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी देश के अपने समस्त भूभाग के 33% हिस्से पे वन होना चाहिए। याद रखिएगा, ये ऑप्शन प्री के एक ऑप्शन में आया था। अगर हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया उसके आदर्श रूप से हमारे पास सिर्फ 33% हिस्से पे हमारे पास जो है वन होना चाहिए, जो सिर्फ अभी सिर्फ 2 ही देशों के पास है, रशिया के पास और कनाडा के पास, और किसी के पास नहीं अपने उसके 33% हिस्से में वन, और ब्राजील के पास। तो सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब हुआ कि वनीकरण को बढ़ाना है। हमें पता चला कि ये सिर्फ हमारे वाइब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए, ये हमारे जीवन का हिस्सा है, बट समाज भी इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते। तो ये बदलाव आया जब लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी, आर्थिक समृद्धि की सीमाओं का सिद्धांत आया, और आर्थिक, मैंने आपको बताया तो 1965 के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ सिद्धांत है उसको चैलेंज किया जाने लगा कि इकोनॉमी सबका माई बाप नहीं है, इकोनॉमी मालिक नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इसमें जो है वो सबको सहभागी कैसा चलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण कभी अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये पूरी दुनिया में जो है 1960-65 के बाद ये पूरा जो है वो एक बहस छिड़ गई इसमें, ठीक है, बहस छिड़ गई। और इसी में लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी यानी आर्थिक समृद्धि की सीमा है, बोले कि कितना तुम संसार से कंज्यूम कर लोगे, कितना अनाज तुम्हारी जमीन पैदा कर लेगी, एक दिन खत्म हो जाओगे, कितनी टेक्नोलॉजी तुम लगा लोगे, कितनी वायु का तुम कंजप्शन कर लोगे, कितना पानी तुम पी जाओगे, एक दिन खत्म हो जाओगे। डूम्सडे थ्योरी, बोले एक दिन मानवता खत्म हो जाएगी। तो उस पर एक बहस शुरू हुई, हालांकि उसकी बड़ी आलोचना हुई नकारात्मक यानी निगेटिव थॉट के रूप में, बट फिर भी उसने लोगों को इकट्ठा किया और ऐसे लोगों को जो है वो एक मंच पे लेकर आया जो ये सोच सकते थे कि हम इस प्रकृति से कितना खींच लेंगे, कितना ले लेंगे भाई। तो वहां पे ये समझ में आया कि समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, इन तीनों को मिलकर सहभागिता के साथ काम करना पड़ेगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा वहां से आता है। 65 के बाद ये जो है वो जोर पकड़ने लगता है, 1965 के बाद, पहले भी बात कर चुका हूं। तो अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आया सोशल फॉरेस्ट्री का, हमारे नेताएं जो है वो हुआ था, हालांकि बहुत बड़ा डिजास्टर इसने क्रिएट किया था एक्चुअली में, ठीक है। जब आप किसी चीज के अनुसंधान के बिना, और सोचे हमारे यहाँ वो फॉरेन थॉट्स बड़े चलते हैं, हमारे नेता जाते हैं विजिट करने फॉरेन में, और वहां जाके देखते हैं ये अच्छा, तुरंत आते हैं अपने देश में, बोले बढ़िया प्रोग्राम लॉन्च करो, पीता पीता कटवा दो और बजट बनवाओ, ठीक है, हम भी थोड़ा प्रसिद्ध हो जाए। लेकिन उस चक्कर में उन्होंने जो है वो बड़ी गड़बड़ी की थी, पर कॉन्सेप्ट अच्छा था, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या होगा। सोशल फॉरेस्ट्री रिफर टू द प्लांटिंग, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन ऑफ द ग्रास लैंड फॉर द पर्पज ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। कहता है कि जो सामाजिक वानिकी है, ठीक है, तो जैसे सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि वन क्षेत्र से अलग हटकर, एक होता है हमारा फॉरेस्ट एरिया विच इज डिफाइंड बाय द नेशनल, जो हमारे एक्ट है, एनवायरमेंटल लॉज है 1972-73 उसके अंतर्गत, विच इज डिफाइंड बाय द, चाहे नेशनल पार्क, बायो रिजर्व, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट एरिया हो गया, विच कैन बी वर्जिन, जिसमें मनुष्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, वो मनुष्य के द्वारा लगाया नहीं गया हुआ है, और वो वर्जिन एरिया हो सकता है, नहीं उसमें मनुष्य के प्रवेश पे रोक भी लगाई जा सकती है, जो आपको मैं नेशनल फॉरेस्ट, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब में पढ़ा चुका हूं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया कि फॉरेस्ट की इस धारणा से निकलकर हम पेड़ों को उत्साहवर्धन करने के लिए, लोगों को उसके साथ जोड़ने के लिए, सड़क किनारे पेड़ों को लगाने के लिए, छुटपुट पेड़ों को लगाने के लिए हम कुछ एक रास्ता निकालें जो वन कानूनों के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि वन कानूनों का जो हिसाब किताब वो बड़ा कठिन हो जाता है। तो यहां पर हमने एक सोशल फॉरेस्ट्री का काम शुरू किया, जिसमें सामाजिक चेतना को बढ़ाना, पेड़ पौधों को बचाना, और लोगों के द्वारा पेड़ लगाना, या एक सरकार का जो वन विभाग के अंदर एक अलग जो है डिपार्टमेंट बनाया गया था सोशल फॉरेस्ट्री का, ठीक है, सामाजिक वानिकी का विभाग बनाया गया आगे चल के। तो यहां पर उनका काम था कि जो सड़क किनारे आपने देखा होगा आम, बबूल, नीम, ये सब जो पेड़ होते हैं उनको कटने से रोकना, उनकी लिस्टिंग करना, ठीक है। लिस्टिंग करने का मतलब कि जितने पेड़ लगे हों उसकी जो है वो रजिस्टर के अंदर की इतने पेड़ हैं, नहीं तो आदमी तो इतना लालची है वो खट से उड़ा ले जाए धीरे से, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप किसी ग्रामीण सड़क की तरफ बढ़ते हैं, या जो है अभी भी मुख्य हाईवे से दूर जाते हैं, तो आपको सड़क किनारे किनारे बड़े पेड़ अच्छे अच्छे दिखाई पड़ते हैं, आम, जामुन, ये सब जो पेड़ दिखाई पड़ते हैं। तो ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आते हैं, बिकॉज ये इनकी वैल्यू को समझा गया कि वन क्षेत्र जो सघन क्षेत्र घना है, इससे भी अलग हटकर ये भी हमारे एनवायरमेंट के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो घास भूमियां जो चरागाह के लिए, क्या होता है कई बार जो बहुत से समुदाय होते हैं जो पशुपालन करते हैं, वो कई बार एक्सेसिव ग्रेजिंग, तो एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से मिट्टी भी खराब होती है और जो है वो घास पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, उसकी सुरक्षा करना, समाज में जागरूकता फैलाना, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कई बार जैसे मनरेगा में अभी जब मेहर शाह रिपोर्ट आई थी, तो सेकंड टाइम ये हुआ कि आपने गड्ढे वड्ढे खुदवा, उसमें पेड़ ढेर सारे लगाए जाते हैं। कोई भूमि है सरकार की, कोई बंजर भूमि, उसमें आपने देखा होगा गड्ढे खोद के पेड़ लगा दिया जाता है, उसके बाद भूल जाता है हर आदमी। तो उसमें 1000 पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें 900 खत्म हो जाते हैं, 100 बेचारे किसी तरह से अपने दुबले पतले, आपने देखा होगा एक आध पत्ती या 2 पत्ती के साथ बेचारे झूमते रहते हैं। तो वो सोशल फॉरेस्ट्री का काम है, समझ गए होगे, ठीक है। तो उसको लगाने के बाद वो रजिस्टर में हो गया, यस हमने जो है 1000 पेड़ लगाए,
हो गया काम। अब वो पेड़ का क्या हुआ, वो बेचारा लक बाई चांस है कि भैया अगर मुकद्दर के सिकंदर हो तो बच जाओगे, नहीं तो फिर निपट जाओगे। देखा ना इस तरह का। चलिए, so these are the segments. तो नेशनल कमीशन ऑन द एग्रीकल्चर है क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो कहता है कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, जो कृषि पर राष्ट्रीय कमीशन है उसने सोशल फॉरेस्ट्री को निम्नलिखित के अंतर्गत लेकर आया। जैसे अर्बन फॉरेस्ट्री, यानी शहर में भी आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो है वो पेड़ लगाए जाते हैं, उसमें जाल लगा दिया जाता है, उसपे एक लोगो लगा दिया जाता है, स्वच्छ भारत, साफ भारत, हरित शहर, इस तरह का आपने देखा होगा छोटा छोटा लगा होता है। ठीक है, तो वो अर्बन फॉरेस्ट्री होता है। तो इंक्लूड प्लांटेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक लैंड इन द सिटीज एंड एडजस्टमेंट एरिया सच एज ग्रीन बेल्ट, पार्क, रोड साइट्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल साइट्स। अब जैसे आपने देखा होगा आजकल हाईवे बनाए जा रहे हैं, तो हाईवेज में बड़े परिवर्तन किए गए। अब हाईवे में आपने देखा जो डिवाइडर होते हैं वो चौड़े चौड़े किए जा रहे हैं, ताकि उसमें आपने देखा होगा वृक्षारोपण, सुंदरीकरण उसमें किया जाता है, सौंदर्यीकरण, वृक्ष लगाए जाते हैं। ऐसे सड़कों के किनारे किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं। जहां पर पार्कों में आजकल आपने देखा होगा काफी वृक्ष लगाए जाते हैं, छोटे छोटे और बड़े फैंसी टाइप के होते हैं, जल्दी उगाते हैं, ज्यादा वो विस्तार नहीं लेते हैं, और पतली पतली उसकी जो है तना होता है, पत्तियों का विस्तार होता है। यही आपने जो देखा होगा एक खास तरह के पौधे वहां पे लगाए जाते हैं। तो दैट इज कम्स अंडर द अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक है, अर्बन एरिया में। अगला रूरल फॉरेस्ट्री, ग्रामीण एरिया में, तो इसमें जो है प्रमोट्स एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, एग्रो यानी कृषि वानिकी। तो कृषि वानिकी मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल बताया था, जैसे मैंने कहा था रामपुर वामपुर साइड में आप जाओगे उत्तर प्रदेश से आगे की तरफ, उत्तर प्रदेश जब दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाओगे गाजियाबाद से होते हुए, तो इसमें यह था कि एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कृषि और वानिकी को जोड़ देना, ऐसे पौधों को जो है वो प्रोत्साहन देना जो खेत की मेड़ पर आ जाए। तो आगे चलकर इसी सरकार ने इसको मॉडिफाइड किया था कि हर खेत पर मेड़, एक प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया था, हर खेत पर मेड़। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने बहुत चौड़ाई में नहीं जाते हैं, और मैंने इसमें बड़ा लंबा डिस्कशन किया था जब मैंने मल्चिंग आपको पढ़ाया था सॉइल में, आपको नहीं याद होगा। मैंने मल्चिंग जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि बड़ा महत्वपूर्ण जो है गुण होता है। तो इसमें पॉपुलर एक ट्री होता है, पॉपुलर। तो ये क्या होता है कि जो प्लाईवुड इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी लकड़ी जो होती है अच्छी होती है, और ये प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है। पतला सा तना होता है, 4-5 साल में पेड़ तैयार हो जाता है। तो जितने समय तक ये रहता है तो ऑब्वियस सी बात है इको सर्विसेज देगा, अपना ऑक्सीजन देगा। इसकी पत्तियां जो होंगी वो चौड़ी चौड़ी होती हैं, वो बिछ जाती हैं, और आपने देखा पंजाब साइड में भी ये काफी सक्सेसफुल रहा था। तो वो बिछ जाती हैं, और वो उसमें क्या होता है कि उससे मृदा की नमी बनी रहती है, ह्यूमस का काम ये करता है। फिर किसान इसको बेच देता है और इसको इनकम भी प्राप्त हो जाती है इससे। ठीक है, कई जगह पे लोग क्या होता है खेतों में ही लगा देते हैं, क्योंकि बहुत पतला पतला होता है, और उसके साथ अपना सरसों वरसों बो देते हैं क्योंकि जगह कम लेता है, तो खेतों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको एक जो है वो खास तरह का एक फायदा भी मिल जाता है, इको सर्विसेज भी क्रिएट हो जाती है, उनको इकोनॉमिक वैल्यू भी मिल जाती है। तो उसको एग्री फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो ट्रीज क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द एरेबल एंड बैरल लैंड। जैसे जब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे तो जैट्रोफा की खेती एक समय बहुत चरम पे, अब तो भूल भाल गए लोग उसको। तो जैट्रोफा की खेती जो बैरल लैंड से, जैसे रेलवे के किनारे की जमीन है या कोई बंजर भूमि, तो जैट्रोफा का जो बीज होता है, जिसको अरंडी भी बोलते हैं उसको हिंदी में, तो जैट्रोफा के बीज से बायोडीजल बहुत अच्छा बनाने का काम बीच में शुरू होता, बड़ा तेजी से आया था, अब तो सब भूल भाल लोग गए। तो उस समय जैट्रोफा की खेती को जो है वो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाने लगा था, क्योंकि ये क्या होता था, जो सूखी बंजर भूमि पे वो पैदा हो जाता, उससे किसानों की अच्छी आय पैदा हो सकती थी, और हमारा जो आयात बिल है, इंपोर्ट बिल, उससे भी कम किया जा सकता। तो दीज कम्स अंडर द एग्रो फॉरेस्ट्री। ये सारा जो सवाल है ये एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, अगला कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। मैं हमेशा बोल चुका, भारत में सामुदायिक बहुत बड़ा फेलियर है भारत में। तो ये सामुदायिक कि समुदाय इकट्ठा होगा, ग्रामीण समुदाय इकट्ठा होगा, जहां प्रधानी के नाम पे इतनी गोलियां चल रही हैं, जो हार गया वो मारा जा रहा है, जो जीत गया, अभी देखो मार दिया ना उसको, जीते हुए प्रधान को, उसकी वाइफ को गोली मार दी। मतलब कितने मर्डर हो रहे हैं यूपी में, आप उठा के यूपी की न्यूज पढ़ लो तो भैया प्रधानी के चुनाव में कितनी गोलियां चली थी। ठीक है, तो गांव का आप समाज आपको दिखाई पड़ जाएगा, कितनी कितनी नाम पे क्या। अब उसके बाद जो जीत गया उसको भी गोलियां चल रही हैं, जो हार गया वो भी गोली खा रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ जो है वो ये हमारा नेशनल गेम हुआ रखा है, इन्हीं पकड़ के निशानेबाजी में भेज दो, एक आध गोल्ड मेडल आ जाए। तो कुल मिलाकर जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मतलब है कि हम एक समुदाय बनाए, समुदाय के लैंड पे एक समुदाय की जमीन है, वहां पर मिलजुल कर हम खेती करें, मिलजुल कर हम प्लांटेशन करें, प्रकृति के बारे में बात करें। अबे भाई मेरे, जमीन एक किसी खाली देख रहा, 4 दबंग आए अधिकारी के साथ पैसा खिलाया, जमीन समुदाय की जमीन गायब हो गई, किसी बिल्डर के नाम चली गई।
10 साल बाद पता चला बे भाई मेरे, कभी कोई मतलब कोई ईमानदार ऑफिसर आ गया 10-20 साल में, तब पता चला जमीन तो समुदाय की थी। या योगी जैसा जो है वो मुख्यमंत्री आ गया, जो जितने भी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, ये जितने भी गैंगस्टर थे जिन्होंने करोड़ों करोड़ों की जमीन जो है वो इकट्ठा कर रखी थी, लिखवा रहे बोले जो जिसके बिगाड़ना बिगाड़ लो, तो आज वो मकान बुलडोजर। लेकिन हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी ना। तो योगी आदित्यनाथ का, मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने जमीन खाली कराई उसका मैं रिकॉर्ड देख रहा था। जो नोएडा पूरा बसा हुआ, नोएडा जहां पर यूपी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता, राजस्व आता है, बिजनेस रेवेन्यू जो है वो यूपी का 12% से ज्यादा है उसका, अकेले उसका। नोएडा के कुल क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन इन्होंने जो अतिवादी हैं, जो ये हिस्ट्री शीटर्स थे, इनसे मुक्त कराई है। भाई मेरे, नोएडा जितने पे बसा हुआ है, जो पूरे यूपी के रेवेन्यू का सबसे बड़ा पार्ट अदा करता है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है, सबसे ज्यादा डेवलप है, जितनी जमीन पर वो बसा हुआ है उससे ज्यादा जमीन हिस्ट्री सीटर से 2 साल में खाली कराई गई है, उनके मकान गिराए गए। सोच के देखो क्या चल रहा होगा। एक पूरा शहर बसा सकते हो, लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो, इकोनॉमी को बूस्ट करा सकते हो। तो ये तो सिर्फ एक राज्य की कहानी है। सोचो बिहार किसी दिन कोई चला गया, वहां क्या होगा। वहां तो मुझे लग रहा है कि उन लोगों ने तो नगर वगर ही कब्जा कर रखा होगा, शहाबुद्दीन और ये सारे लोग। तो हर राज्य में इस तरह से जो है चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। ठीक है, तो कम्युनिटी वाला तो समझ ही गए होगे क्या करना है इसका। फार्म फॉरेस्ट्री, वही जो मैंने बताया कि प्लांटेड फार्मर्स ऑन देयर एग्रीकल्चर लैंड फॉर द कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस, कि अपने खेतों में ही उसको लगा सकते हैं, मेड़ पे लगा सकते हैं। तो एग्रो फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री बेसिकली एक ही तरह यूज करते हैं। एग्रो में आप कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो मेरा ही मन कर गया तो एक दिन मुझे भी जो है उस तरह का जो है समाज सेवा का बीच बीच में रह के कीड़ा काटना चाहिए, जरूरी है। तो एक बार मुझे कीड़ा काट लिया कि मैं वृक्षारोपण करूंगा दिल्ली में रह के। तो अब मैंने अपने स्टूडेंट से हर चीज शेयर करता हूं, मैंने शेयर किया, वो भी जोश में आ गया, हाँ सर अब हम लोगों को करना ही करना है। भाई साहब जमीन खोज खोज के थक गया। पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं थी। पेड़ मैं अपने पैसे से खरीदता, मैंने कहा 20 पेड़ हमें लगाने हैं और हम इस बार जो है वो इस प्रोग्राम पे हम ये विश्व पर्यावरण दिवस था, हमने कहा पोस्ट नहीं शेयर करेंगे, हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है जनाब, जमीन ढूंढता मर गया, लोगों से मदद ली कि भाई कोई बताओ पेड़ लगाएं कहां। कि बोले भाई साहब वो चले जाइएगा उधर, वो कड़कड़डूमा के आगे। मैंने कहा बे यहां से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर में जाके पेड़ लगाऊंगा, उसकी मैं जो है वो उसकी सुरक्षा कैसे करूंगा, उसमें खाद पानी का मैं कैसे। बोले इधर तो कुछ नहीं है, यहां तो आप जो है साहब, ऐसे मुझे ज्ञान दिया कि आप साहब ऐसे सिक्का फेंके कि जमीन हो सकता है जमीन तक ना गिरे। ठीक है, यहां तो जमीन है ही नहीं है। तो ये तो हालत थी। तो ये सब चीजें हैं।